Good morning, students. In the last session, we have discussed about various characteristic of AC. Then we have also discussed various things or various items that can be connected to the internet via IoT, right? That comes under the IoT section, right? Today we are going to start with the same topic, but see another example of things that are going to be connected through IoT, right? So that today we are going to start with the communication part, right? How in the communication, how what is the main role of IoT and the following things, right? So let us start with it. Now in IoT, following topic related to communication technology have to be considered, right? Communication technology के लिए ये जो points हैं उन्हें consideration में लाया गया while it comes to the IoT point, right? सबसे पहले अगर हम बात करें, एक मिनट, ओके तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो कम्युनिकेशन टू एनेबल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन स्मार्ट थिंग्स और स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स एंड गेटवेज बिटवीन दो स्मार्ट थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट एंड इंटरनेट, राइट? सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कम्युनिकेशन एनेबल करना, यानी इंफॉर्मेशन शेयरिंग या फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना स्मार्ट थिंग्स और ऑब्जेक्ट के बीच में या फिर ऑब्जेक्ट और इंटरनेट, राइट? सो सबसे पहला ये पॉइंट है जो IoT को रिलेट करता है. Secondly, communication with sensors for capturing and representing the physical world in the digital world. ठीक है, जो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही हैं उनको सेंस करके उनका जो डेटा बनता है उसको डिजिटल वर्ल्ड को प्रोवाइड करना वो सेंसर का काम है, राइट? तो ये सेंसर और सेंसर के साथ जो कम्युनिकेशन करना है वो भी IoT में आता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन विद actuators to perform action in the physical world triggered in the digital world. ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी फिजिकल वर्ल्ड में यानी जो फिजिकल थिंग्स हो रही हैं, ठीक है, उसको ट्रिगर्ड करके डिजिटल वर्ल्ड में कैसे वहां से डेटा लाया जाए या डेटा भेजा जाए, तो वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन हुआ. फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन विथ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज यूनिट फॉर डेटा कलेक्शन फ्रॉम सेंसर्स, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग द सिस्टम. अब ये जो डेटा है, अब ये डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, राइट? सो इट कम्स टू व्हेन इट कम्स टू द डेटा स्टोरेज यूनिट, ठीक है, डेटा कलेक्शन के लिए सेंसर्स हैं और कई सारे सिस्टम्स हैं जो भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं और सिस्टम्स हैं, उनको डेटा स्टोरेज के साथ कम्युनिकेशन करवाना ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है IoT. This point is all about communication for interaction with humans in the physical world. ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड को ह्यूमंस और फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करना है तो भी होता है. उसके बाद कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसिंग टू प्रोवाइड डेटा माइनिंग एंड सर्विसेज. ठीक है, डेटा माइनिंग और उसके रिलेटेड सर्विसेज के लिए या फिर प्रोसेसिंग करने के लिए भी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन फॉर फिजिकल वर्ल्ड लोकलाइजेशन एंड ट्रैकिंग. ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड की लोकलाइजेशन कहाँ पे है, उसको ट्रैकिंग के लिए कैसे यूज करना है, तो ये सारा कुछ भी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन टू प्रोवाइड यूनिक फिजिकल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन इन द डिजिटल. ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड में आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना, यानी जो यूनिक फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसके लिए आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना डिजिटल वर्ल्ड में, ये भी एक factor है for the communication, right? So here IP provides today's the protocol for implementing IoT applications. More research is required for IP technologies and eventually the development of different post IP protocols optimized for IoT compatible and interoperable with the existing IP technologies, right? So internet IP का जो इस्तेमाल होता है, राइट, वो तो अभी जो इम्प्लीमेंटेड प्रोटोकॉल्स है उन पे भी रिसर्च चल रही है और साथ ही साथ उसके जो इवेंचुअल डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट IP पोस्ट IP प्रोटोकॉल के लिए
का भी इस्तेमाल हो रहा है IoT में। इश्यूज टू बी एड्रेस वाइल यूजिंग दिस, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? तो सबसे पहले आ सकता है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में, दैट इज फिक्स, वायरलेस, मोबाइल एक्सेट्रा, जो भी नेटवर्क के रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर इश्यूज हैं वो एड्रेस्ड हो सकते हैं। सेकेंड, एडहॉक वायरलेस सेंसर नेटवर्क। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स जो भी प्रिपेयर नेटवर्क्स हैं, दे आर यूजिंग द सेंसर्स और डिफरेंट नेटवर्क्स वायरलेसली, राइट, एडहॉक। तो ये भी इशू हो सकता है। थर्ड, ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग। ऑटोनॉमिक यानी हमने जो पहले टॉपिक किया था, ऑटो हीलिंग, ऑटो कंट्रोलिंग, ऑटो मेंटेनेंस, ठीक है, सेल्फ हीलिंग जो हमने देखा था, तो उसमें भी इश्यूज आ सकते हैं। opportunistic networking, ठीक है, further advanced networking, this networking, right? So these are the way, these are the things in which it found or it addresses some issues. Okay, now let us start with this processes. Now it's come under this part only in the first chapter. Now processes tends to, first one is adaptivity and event driven process. There are various processes, ठीक है, पहली जो है वो एडेप्टिव है और इवेंट ड्रिवन है। सेकेंड, अनरिलायबल डेटा के साथ जो प्रोसेसेस डील करती है वो। और थर्ड, डीलिंग विद अनरिलायबल रिसोर्स, ठीक है, इवेंट ड्रिवन प्रोसेसेस और वो कितनी एडेप्टिव है वो। सेकेंडली, अनरिलायबल डेटा के साथ प्रोसेस डील हो रहा है वो। और थर्ड, अनरिलायबल रिसोर्सेज के साथ प्रोसेस डील हो रही है, इसकी बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेसेस में बात करेंगे। प्रोसेसेस that becomes more adaptive. Just a minute. Okay, so here process become adaptive after an IoT integration. Data collection is based on the event or entity. When it collected all the data from the sensor and real-time data, integrated process happen. Such event occur at time in the process, at any time in the process. Event occurrence probability is very low. How to react to a single event can depend on the context, that is the set of event that has been detected previously, right? So adaptive and event driven processes is totally based on the data collection that to be held on the held by the event or entity, we can, right? First of all, it will collect all the data from the sensor in the real time data, and then after that the process happens, right? So it works like that only. Second, process is dealing with the unreliable data. Now, when you're dealing with events that is coming from the physical world, a degree of unreliability and uncertainty has been there, right? So it has been there, and it's introduced into the processes. Now, if decision in the business process are to be taken based on the event that has been have some uncertainty attached to it, it makes sense to associate each of this event with some value for the quality of information, right? So generally when the data is coming from the physical world, right, with the human interaction and on the basis of decision making, the data must be unreliable, right, and uncertain data would be there, right? So it has, the process has to deal with this unreliable data. Third, processes dealing with the unreliable resources. That means data as well as the resources that has been used while during during whole data collection process and processing. This these resources is also unreliable, right? This is because of failure of hosting devices. Process and relying on such resources need to be able to adapt to such situation necessary to detect the failure, right? So basically, it is dependent on the devices that has been used or resources that has been during this data collection. Right? If there will be any failure,
between the process than it under. Uh, Next is data management. IoT is also used in field. So data management is generally ability to manage the data or the information flow, right? Um Now, with data management in the management service layer, information can be accessed. First of all, integrated and control, right? So first of all, this data management has to take care of whole data information and its flow. That means data is coming from where and where it goes, how it goes, at what amount, at what time, and all that. Right. So it needs to be continuously evaluated, right? In this management service layer, information, first of all, it will gather all the information. It will access all the information. After that, it will integrate it and control those information, right? Now, with higher layer applications, can be shielded from the need to process unnecessary data and reduce the risk of privacy disclosure. The data is received from the sensor and actuators, which is relayed by the microcontroller through Wi-Fi, GPRS, RFID, ZigBee, and open connectivity to the router. By this means, data can be received from the sensors, right? By going through all the microcontrollers through Wi-Fi, GPRS. So this data has to be refined from the database and using the data mining algorithm like clustering, classification, which analyzes the data and make this analysis semantic and systematic. So this is the part of data management, as the data has to be first of all refined from the database, because the database will collect all the data, right? But refinery or shorting of data is mandatory, right? As what kind of data we want, right? So that should be in a proper format, right? So data mining algorithm will do that only. It will use some of the algorithms to make this database a valuable database, like clustering, classification. It will make this data systematically, right, most probably. Now, challenges and opportunities of data management. There are five main kind of challenges that has been faced during the data management. First is data collection and analysis. Second, big data. Third, semantic sensor networking. Fourth, virtual sensor. Complex event. Fifth one is complex event process. These are the challenges or opportunities that data management. Okay, so that's all for the day. If you have any doubt or query regarding this, just let me know. We are going to start with this data collection and analysis, right? So we are going to start with these things in the next session. If you have any doubt or query, just let me know. Thank you so much.